एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉन्क काफी तेजी के साथ गैरी के पीछे से हमला करता है और कहता है ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जो कि देखते गैरी काफी ज्यादा रन होता है। मॉन्क उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कोई आके उसका हाथ रोक देता है। ये सब देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये उसने कैसे किया, और हम देखते हैं कि वहाँ पे अरे अचानक से पहुँचते हुए मॉन्क का हाथ को रोक देता है और कहता है मॉन्क बस हो गया, इतना काफी है। जो कि देखते हुए मॉन्क घबराते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर देना। दूसरी तरफ नस्लिविया ये सब देखते हुए मनी मन कहती है मॉन्क काफी ज्यादा तेज था, यहाँ तक कि मैं उसकी हरकतों को देख भी नहीं सकी, लेकिन फिर भी इतने कम समय में रे वहाँ पे पहुँचने में कामयाब रहा। आखिर उसने ये सब कैसे किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्क के अटैक की वजह से रे का हाथ जख्मी हो जाता है। जो कि देखते हुए मॉन्क उससे कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तो रे उससे कह रहा होता है ये तो बस एक स्क्रैच है और ज्यादा कुछ नहीं है। मॉन्क उससे कहता है लेकिन ये काफी गहरी चोट है और अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो ये काफी ज्यादा बुरा होता। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये गेम तो यहाँ पे रुक गया, आखिर कौन जीता। तो दूसरा बंदा कहता है ये तो कोई भी आइडिया नहीं है, लगता है गैरी जीत गया। तो और एक बंदा कहता है लेकिन गैरी ने तो उस वार को डॉज नहीं किया है ना, आखिर ये सब किया हुआ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या उससे पहले ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। तभी काइले सभी लोगों से कह रहा होता है प्लीज सब लोग शांत हो जाओ, जब से रे यहाँ पे पहुंचा तो इसका रिजल्ट मायने नहीं रखेगा और जिसने जिसने बैट लगाया है उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा, तो तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो लोग काइले के ऊपर एक बोतल फेंक के मारते हैं और कहते हैं बकवास, तुमने ये सब जानबूझकर किया, मुझे पैसे जीतने चाहिए थे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो काइला कहता है मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा, शांत हो जाओ। तो वो सब कह रहे होते चुप रहो, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम कचरे हो, पैसा वापस पाने का क्या फायदा है, हम जीत गए हैं, तुम लोग इस अकेडमी से निकल जाओ। और ये कहते सभी लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं और कह रहे होते तुम लाल वाले शैतान, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और उनमें से एक पत्थर जाके रे के सिर में लगता है जिसकी वजह से उसे चोट आ जाती है। तो गैरी उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है रे क्या तुम ठीक हो। सभी लोग कह रहे होते हैं लाल वाले मॉन्स्टर यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ मॉन्क सबको शांत करवा रहा होता है लेकिन कोई भी शांत नहीं होता। यहाँ गैरी रे को देखते हुए कहता है रे क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। दूसरी तरफ हम सैवेक और एरिक्स को देखते हैं जहाँ पे एरिक्स पत्थर मारने जा रहा होता है और कहता है चलो देखते हैं उन्हें ये कैसे लगेगा। तभी मॉन्क उसके हाथ में मारते हुए उसके हाथ से उस ईंट को गिरा देता है और उसे कहता है प्लीज ऐसा मत करो। तो एरिक्स चिल्लाते हुए कहता है ये सब इसलिए है क्योंकि तुम बेकार हो। तो मॉन्क उससे कहता है इससे रे का कोई भी लेना देना नहीं है। तो एरिक उससे कहता है मैं इसे याद रखूंगा। वही सैबिस उसे बहुत ही बुरी तरीके से देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग रे को बहुत ही बुरा वाला कह रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं तुम लाल वाले कमीने, शापित कहीं के यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें तो पैदा होना नहीं चाहिए था, तुम पहले मर क्यों नहीं जाते। ये सब देखते हुए रे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो मन ही मन कहता है क्यों, क्या हमेशा से ही ऐसा होता है, ये गंदे इंसान क्या हमेशा से ही ऐसे होते हैं। तभी गैरी कह रहा होता है रुको हम सभी स्टूडेंट हैं, तुम ऐसा मत करो। और वो रे से कहता है रे क्या तुम ठीक हो। तो रे मन ही मन कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं इनके साथ पढ़ूं। इन जहरीले वर्ड्स को सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जहरीले कीचड़ की लहर में फंस गया हूँ। ये लोग वही हैं जिन्हें मरना चाहिए। अभी वहाँ पे विनफोर्ड आ जाता है जो कि देखते ही सभी लोग चुप हो जाते हैं। वो लोग कह रहे होते ये तो सर विनफोर्ड है, आखिर ये यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, क्या इन्होंने भी बैट लगाया है। दूसरी तरफ गैरी विनफोर्ड को देखते हुए कह रहा होता है सर विनफोर्ड रे का खून बहुत ही ज्यादा बह रहा है, उसे ठीक करने की जरूरत है। तो विनफोर्ड उससे कहता है हाँ रे मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो रे उससे कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, ये तो बस एक खरोच है, वैसे आपको कुछ चाहिए क्या। तो विनफोर्ड उससे कहता है रे तुम्हारी मॉम यहाँ पे आई है। ये सुनते हुए रे काफी ज्यादा रन होता है और काफी तेजी से उसके मॉम के पास चले जाता है, जहाँ पे वो उसे देखते हुए कहता है मॉम आप यहाँ पे किस लिए आई है। तो उसकी मॉम उसे कह रही होती है इसे बीते एक अरसा हो गया है, तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, वैसे रे मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तो रे उसे कहता है ठीक है लेकिन आप यहाँ पे आई है मतलब कि क्या पिताजी ठीक हो चुके हैं। तो उसकी मॉम उससे कहती है तुम्हारे डैड वो पता चला है कि वो चले गए हैं। ये सुनते ही रे हैरान होते हुए कहता है क्या पिताजी मर गए हैं। तो उसकी मॉम कहती है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है और विलेज को छोड़ के चले गए हैं। तो रे कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, बीमार होने के बाद वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, वो घर को छोड़ के कैसे जा सकते हैं। दूसरी तरफ विनफोर्ड मन ही मन कहता है मेरे के पास्ट में शैडो की प्लेग के बारे में सच्चाई बताने के लिए खुद तैयार नहीं था। जो लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं वे आमतौर पर 1 साल के भीतर मारे जाते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस तरह टिके रहने में कामयाब होते हैं, लेकिन अंत में वो स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स शैडो के गुलाम बन जाते हैं। वो ऐसे वाहक बन जाते हैं जो कि प्लेग को और भी ज्यादा फैलाते हैं। मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ रे की मॉम से कह रही होती है एक्चुअली तुम्हारे डैड ने कई सालों तक शैडो की प्लेग को झेलने के बाद जाग उठे और एक जगह बैठे थे। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम रे की मॉम को देखते हैं जिससे कहीं से आवाज आ रही होती है। ये सब देखते हुए वो कह रही होती है आखिर ये शोर कैसा। इसी के साथ वो आगे बढ़ती हुई देखती है जहाँ पे रे के डैड वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। ये देखते हुए वो
काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है जैक क्या यह तुम हो? तो जैक उसकी तरफ देखते हुए कह रही होती है स्कारलेट तो तुम आ गई। स्कारलेट उसे देखते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है तो तुम जाग गए हो जैक, ये तो काफी ज्यादा बेहतर है। तो जैक उससे कहता है नहीं मैं ये ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे मार देना चाहिए। ये सुनते हुए स्कारलेट काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कहती है बिल्कुल नहीं जैक मैं ये नहीं कर सकती। तो जैक उससे कहता है स्कारलेट मुझे मारो नहीं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जैक अपने आपा खोने लगता है। ये देखती स्कारलेट उससे कहती है जैक ये क्या हो रहा है? तभी अचानक जैक के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और वो अचानक एक घोस्ट में बदलने लगता है और उसकी एनर्जी की वजह से वहाँ पे आग लगने लगती है। लेकिन तब भी जैक कह रहा होता है प्लीज मुझे मार डालो। वो आग के बीचों बीच खड़ा होता है, तब भी वो कह रहा होता है मुझे मार डालो, लेकिन स्कारलेट उसे मार नहीं पाती। प्रेजेंट में रे उससे कहता है और आप उन्हें मार नहीं पाए है ना? तो स्कारलेट उससे कहती है आखिरकार वो तुम्हारा डैड है, मैं उन्हें कैसे मार पाती? उन्होंने उस घर को छोड़ दिया इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे पर्सनली तुम्हें सौंप दूंगी। और ये कहते ही वो एक लेटर उसे देती है जो कि देखते हुए रे उसे खोलता है और उसे पढ़ता है। जहाँ पे उसके डैड उसे कह रहे होते हैं डियर रे मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हें बड़ा होते हुए देख नहीं सका। जिस दिन से हमारी नजर तुम पे पड़ी थी उसी दिन से मैं और तुम्हारे मॉम दोनों ही जानते थे कि तुम काफी ज्यादा खास हो। मुझे पता है कि तुम नाइट अकेडमी में शामिल हो चुके हो और मुझे ये भी पता है कि जितना तुम दिखते हो उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मुझे इसके लिए काफी ज्यादा गर्व है। मैं माफी चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे आशा है कि तुम अपना लाइफ जी सकोगे जैसी तुम्हारी इच्छा होगी। मेरा बेटा बनने के लिए थैंक यू और मैं तुमसे हमेशा प्यार करते रहूंगा। ये सब सुनते हुए रे काफी ज्यादा दुखी होता है। वो मन ही मन कहता है तो तुम बूढ़े आदमी तो तुमने ऐसा क्यों लिखा जैसे कि मानो ये तुम्हारे आखिरी वर्ड हो। मैं तुम्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। और इसी के साथ वो अपने रूम में चले जाता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा दुखी होता है। वो पिछली बातें याद करता है जहाँ पे उसकी मामा से कह रही होती है रे मैं अभी जाऊंगी और तुम्हारे डैड को ढूंढूंगी, मैं उसे ढूंढ लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो रे उसे कहता है नहीं मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो स्कारलेट उससे कहती है नहीं तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा अपना एक रास्ता है और मुझे पता है तुम्हारे डैड भी यही जाएंगे। रे उससे कहता है लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। स्कारलेट उससे कहती है रे मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाई, हमारे बारे में चिंता मत करो और वही करो जो कि तुम्हें करना है। और इसी के साथ वो उसे गले लगा लेती है। वर्जन में हम देखते हैं कि रे मनी मन कहता है एक डिकेड हो गया है और मैंने कुछ भी नहीं किया, एक इंसान की तरह मुझ में जरा सा भी सुधार नहीं है, मैं अपनी रेस से बदला नहीं ले सकता, ना ही मैं उन लोगों की रक्षा कर सकता हूँ जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, सब कुछ बेकार है। तभी वहाँ पे गैरी आता है और उससे कहता है रे तुम वापस आ गए हो, क्या तुम अपने मॉम से मिले थे? तो रे कुछ भी नहीं कहता। गैरी उससे कहता है उन्होंने क्या कहा, क्या तुम्हारा डैड ठीक है? तो रे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। ये सब देखते हुए गैरी मनी मन कहता है रे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तभी वो उसके डैड के लेटर को देखता है जिसे वो उठाता है और कहता है आखिर ये चीज क्या है? तभी डैड आते हुए उसे ले लेता है और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम क्या देख रहे हो? ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा एक लव लेटर है, मुझे इसे पढ़ने दो। तो रे उससे कहता है डैन उसे वापस दे दो, वो जरूरी है। डैन उससे कहता है अरे शर्मा मत, तुम्हारी ये प्यार भरी बातें किसी से भी नहीं बोलूंगा। तो रे काफी गुस्सा होते हुए उसे कहता है नहीं मुझे उसे वापस दो। ये सब देखते हुए बाकी लोग कह रहे होते ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, ये सब रे से रिलेटेड है। तो बाकी सभी लोग शांत हो जाते हैं और गैरी सबको सारी बातें बता देता है जो कि सुनते हुए नस्लेविया कह रही होती है तो रे की डैड शैडो के प्लेग से इन्फेक्टेड थे। मॉन्ग कहता है ऐसा लगता है कि उसका बचपन काफी ज्यादा कठिन था, हमें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो दूसरी तरफ मॉन्क मनी मन कहता है रे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो कि कैफेटेरिया में आगे जा रहा होता है। तभी मार्था और नस्लेविया दोनों उसके पास आते हैं। नस्लेविया से कह रही होती है क्या कोइंसिडेंस है, चलो एक साथ खाना खाते हैं। उसी के साथ जब रे अपने रूम पे जाता है तब उसके कपड़े उसके सामने तैयार रखे हुए होते हैं। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है और कहता है मेरे कपड़े मेरे कंबल इतने साफ क्यों लग रहे हैं। तभी डैन उसके पास आता है और कहता है ये तो नस्लेविया ने किया है, तुम क्या सोचते हो वो काफी अच्छी लड़की है ना? रियान कहता है हाँ नस्लेविया ने ये सब किया है और उन दोनों की एक्टिंग काफी ज्यादा अजीब होती है। जो कि देखते हुए रे मन कहता है आखिर इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगले दिन गैरी रे के पास आता है जहाँ पर रे आता है कि उसके टेबल के सामने फ्लावर पॉट रखा हुआ होता है। जो कि देखते हुए वो कहता है आखिर ये सब क्या है। तो रे उसे कहता है मैंने बस यही सोचा था कि ताजे चुने हुए फूलों को देखने से यह चारा और काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो रे उससे कहता है मुझे मत बताओ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। सुनते हुए गैरी चिल्लाते हुए कहता है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। तो रे कहता है मैं कुछ दिनों से ये सब देख रहा हूँ, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। तो रे उससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने गलती से तुम्हारी वो लेटर पढ़ ली थी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी प्राइवेसी को देखा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैंने उन लोगों को एक साथ आकर देखने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती है जो कि सभी को पता चल गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो रे उससे हंसते हुए कह रहा होता है नहीं तुम सभी लोग काफी अच्छे हो। ये सुनते हुए गैरी उससे कहता है क्या तुम गुस्सा नहीं
हो तभी बाहर से आवाज आती है और सभी लोग कह रहे होते हैं जल्दी से इसे अंदर लेके आओ। और हम देखते हैं कि सभी मॉन्क को लेके आ रहे होते हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, यानी कि उसे किसी ने पीटा है। जो कि देखते हुए गैरी कह रहा होता है ये सब क्या हुआ। डैन उससे कहता है ये सब कुछ सेबेस्टियन ने किया था, उसने मॉन्क को रैंक बैटल करने के लिए उकसाया और फिर उसने इसके साथ ये सब किया। तो रे कहता है क्या एक रैंक बैटल, क्या एक साइड सरेंडर करने के बाद ये इमीडिएटली खत्म नहीं हो जाता, आखिर उसने इसे बुरी तरह क्यों मारा है। डैन उससे कहता है मॉन्क पहले से हार चुका था और उसे सरेंडर का मौका ही नहीं मिला, लेकिन वो नहीं रुका, वो उसे पीटता रहा, ऐसा लगता था कि उसने ये सब जानबूझकर किया। तभी मॉन्क रे से कहता है रे प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे बिस्तर को ठीक नहीं कर सकता। तभी नस्लेविया कह रही होती है ऐसा लगता है कि उसके हाथ पैर टूट चुके हैं, हमें जल्दी डॉक्टर दिखाने की जरूरत है। लेकिन रे वो मॉन्क की बातें सुनते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है तो गैरी उससे कहता है रे तुम कहाँ पे जा रहे हो। रे उससे कहता है मैं जा रहा हूँ, मॉन्क के साथ उसने जो किया वो अच्छा नहीं किया, मैं उसका बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। गैरी उसे रोकते हुए कहता है रे रुक जाओ, उतावले मत बनो। रे उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो। तो गैरी उससे कहता है मैं भी मॉन्क का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। रे उससे कहता है तो क्या हो गया, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, मैं उसे नहीं छोड़ूगा। उसने मॉन्क के साथ जो जो किया है मैं भी उसके साथ वही करूंगा। नस्लेविया उसे कहती है रुक जाओ, ऐसा इसलिए है क्योंकि सेबेस्टियन डेल्बर्ट के घर से है। गैरी कहता है वो सर डेल्बर्ट का सबसे छोटा बेटा है और हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन रे उन लोगों की बात नहीं सुनता। वो आगे बढ़ते हुए कहता है तो क्या हो गया है, ये सब उसने शुरू किया, इसलिए उसने जो किया है उसे उसका पे करना ही होगा। गैरी उसे कहता है रे तुम समझ नहीं रहे हो, ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा किया है। अकेडमी में कोई भी उसके आगे नहीं निकलना चाहता है, जो भी उसके सामने जाता है उसे एक्सपेल किया जाता है। तो रे आगे बढ़ते हुए कहता है ये ठीक है, मैं उतना पागल नहीं हूँ, अगर मैं किसी ऑफिशियल रैंक बैटल के लिए चैलेंज करूंगा तो मैं ऐसे सही तरीके से बदला ले सकता हूँ। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेबेस्टियन के साथ ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी वहाँ पे रे आता है जिन्हें वहाँ के लोग रोक लेते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं है तुम हम में से एक नहीं हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हम अभी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बस वहीं पे रुको, तुम यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते। तो रे कहता है तुम में से सेबेस्टियन कौन है। ये सुनते हुए उनमें से एक बंदा कहता है क्या तुम सेबेस्टियन की तलाश में हो, उसने पहले कभी लाल वाले लड़के के बारे में बात नहीं की है। रे उसकी बातों का जवाब देते हुए उससे कहता है अगर तुम सेबेस्टियन नहीं हो तो यहाँ से हटो। तभी एरिक चिल्लाते हुए उससे कहता है तुम लोगों का क्या चल रहा है। तो उनमें से एक बंदा कहता है एरिक ये वो आदमी है जो कि यहाँ पे घुसना चाहता है और ये कह रहा है कि ये सेबेस्टियन की तलाश में है। तो एरिक कहता है क्या सेबिस वो किसी लाल वाले मॉन्स्टर को नहीं जानता, और क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया है, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो रे उससे कहता है क्या तुम सेबिस हो, अगर तुम नहीं हो तो मेरा तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनते हुए एरिक काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी सेबिस रे से कहता है मैं सेबिस हूँ, तुमने मुझे बुलाया है, वैसे तुम्हारे पास ब्लैक बेल्ट है तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे तुम्हारे दोस्त के लिए आए हो, क्या मैंने ठीक गेस किया है। तो रे उससे कहता है खैर छोटी मोटी बातचीत की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आया हूँ, तो चलो फाइट करते हैं। और ये कहते ही वो उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जहाँ पे रे टैलेंट की रैंकिंग 280 होती है। ये सब देखते हुए सेबिस उससे कहता है तो तुम डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो, लेकिन माफ करना तुम इसे भूल जाओ। ये सुनते हुए रे उससे कहता है क्या तुम डर गए। तो सेबिस उससे कहता है खैर तुम्हारे रैंक को देखते हुए ऐसा लगता है कि ज्यादा फाइट नहीं होने वाली है। देखो मुझे लगा कि ब्लैक बेल्ट वाले बहुत ही ज्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, और माफ करना मैंने उसे जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। मेरा मानना यह है कि तुम पीजन और हमारे बीच एक नेचुरल गैप है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा फिर से हो, इसलिए तुम सावधान रहो। तभी एरिक रे से कहता है सेबिस तुमसे फाइट करने के लिए अपने लेवल को नीचे नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करंटली 9th रैंक पे हूँ, तो इसलिए अगर तुम मुझसे लड़ सकते हो तो लोगों को दोनों के बीच की फाइटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है। और ये कहते वो सेबिस से कहता है बॉस क्या ये काम करेगा। तो सेबिस कहता है हाँ तुम ये कर सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनते हुए रे कहता है अगर मैं इसके खिलाफ जीत जाता हूँ तो क्या तुम मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे। तो सेबिस कहता है हाँ तुम ऐसा करो फिर बात करते हैं, फिर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। जो कि सुनते दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग ये सब देखते हुए कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि मैं फिर से रियलिस्टिक फाइट देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग टीम से होने का फायदा यही है। दूसरी तरफ रे कह रहा होता ठीक है अब चलो फाइट शुरू करो। तो एरिक उससे कहता है इतने ज्यादा एरोगेंट मत बनो, बाद में इसके लिए तुम रोना मत। सभी लोग रे को देखते हुए कह रहे होते हैं उस लाल वाले मॉन्स्टर ने अपनी स्वाट को क्यों नहीं निकाली। तो दूसरी तरफ एरिक अटैक करते हुए मन मन कहता है ये मेरे लिए अपना सम्मान दिखाने का एक अच्छा मौका है, मैं सेबिस के जरिए सिखाई गई चीजों का यूज करूंगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ सेबिस ये सब देखते हुए कह रहा होता है
ऐसा लगता है कि तुम फिर से छोटे बच्चों को धमकाने के लिए जा रहे हो। दूसरी तरफ एरिक जैसे रे पर अटैक करता है, रे काफी इजीली उसे डॉज कर लेता है। तो एरिक काफी ज्यादा रन होता है। वो मन ही मन कहता है आखिर उसने इसे कैसे डॉज किया। इसी के साथ वो उस पर फिर से अटैक करता है और कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अटैक करते जाता है लेकिन उसके सारे के सारे अटैक रे काफी इजीली डॉज करता है और काफी तेजी से उसके पीछे आ जाता है। ये सब देखते हुए एरिक मन ही मन कहता है ये बहुत ही ज्यादा तेज है, मैंने सबसे तेज हमला किया था लेकिन वो मेरे हमलों से बच गया है। तभी अचानक रे काफी तेजी से उसके चेहरे पर एक पंच करता है और उसे इजीली डिफीट कर देता है। इसी के साथ वो उसे हराते हुए सेविस से कहता है सेविस क्या अब मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। दूसरी तरफ एरिक को देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं अरे देखो क्या वो मर गया है, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ सेविस रे से कहता है तुम्हारे खिलाफ जीतने से मुझे क्या फायदा होगा। तो रे उसके सामने 2 इंटरमीडिएट बीस्ट क्रिस्टल रखता है और उससे कहता है अगर तुम जीत जाते हो तो ये दोनों इंटरमीडिएट बीस्ट क्रिस्टल तुम्हारे होंगे। ये देखते हुए सेविस काफी हैरान होता है और उससे कहता है क्या इंटरमीडिएट बीस्ट क्रिस्टल, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैं ये डर्टी गुड्स लेने के लिए परेशानी में नहीं पड़ सकता। तो रे उससे कहता है मेरे मॉम डैड एक एडवेंचरर है और उन्होंने मुझे ये दिया है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? अभी भी तुम्हारे पास उन्हें पाने का एक अच्छा मौका है। तो सेविस उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन मेरी भी एक शर्त है, यह रैंक बैटल पब्लिक में अनाउंस होनी चाहिए और सभी के बीच होनी चाहिए। तो रे कहता है मैं भी तो यही चाहता हूँ, तो चलो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। सेविस उससे कहता है मैं नहीं चाहता कि सभी लोग ये सोचे कि मैंने ना चाहते हुए भी तुमसे वो क्रिस्टल छीन लिए। चलो एरेना में मिलते हैं। और कुछ समय में ही ये खबर फैल जाती है और सभी एरेना में इकट्ठा होने लगते हैं। हम वहाँ पे काइले को देखते हैं जो कि रे से कह रहा होता है क्या तुम सचमुच उस आदमी से लड़ने जा रहे हो? मैंने सुना है कि वो 2nd रैंक पर है और अगर ये रियल है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। यहाँ तक कि तुम खुद को हारने पर दवा लगाकर पैसा कमाना जीतना चाहते हो तब भी वो पीछे नहीं हटेगा। रे उसे कहता है चिंता मत करो। तो काइले कहता है खैर मैं तुम्हें किसी भी तरह रोक नहीं सकता, कम से कम तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम उसके नाक का खून निकाल दोगे। रे उससे कहता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं। इसी के साथ कुछ समय बाद काइले बैट लगाने के लिए सभी लोगों के पास जाने लगता है और कहता है ठीक है सब लोग यहाँ पे बैट लगा सकते हो। दूसरी तरफ डैन ये सब देखते हुए कह रहा होता है तुम लोग क्या सोचते हो रे कितने टाइम तक टिक सकता है? तो यान कहता है मुझे आशा है कि उसे चोट नहीं पहुंचेगी। नस्लेविया कहती है खैर मुझे नहीं लगता है कि ये उतना ज्यादा आसान होगा। ये सुनते हुए डैन कहती है ओह मुझे लगता है कि प्यार सच में अंधा होता है। नस्लेविया कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनते हुए नस्लेविया उससे कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? मैं उस आदमी को कैसे पसंद कर सकती हूँ? ये वो बात नहीं है। तुम ये नहीं देख सकते कि रे कितना ज्यादा पावरफुल है? क्या तुम लोग अंधे हो? दूसरी तरफ गैरी ये सब देखते हुए मन ही मन कहता है मुझे इसके बारे में चिंता नहीं है कि क्या रे जीत सकता है, मुझे बस इसके बारे में चिंता है कि सर डेल्बर्ट उसके साथ क्या करेंगे। दूसरी तरफ दोनों ही एरेना में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सेविस रे से कह रहा होता है नर्ड्स के बच्चे नर्ड्स बनते हैं और फार्मर के बच्चे फार्मर बनते हैं, तो कोई भी क्लास बाउंड्रीज को सरपास नहीं कर सकता। मुझे पता है कि एरिक को हराने के बाद तुम थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए हो लेकिन मुझसे लड़ने के बाद जल्दी ही तुम मेरे और अपने बीच का डिफरेंस देखोगे। तो रे कहता है ये तो टाइम आने पर ही देखा जाएगा। इसी के साथ ये जो फाइट होती है ये शुरू होती है जहाँ सेविस काफी तेजी के साथ रे पर अटैक करता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देखते हुए गैरी घबरा जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि रे उसके हमले से इजीली बच चुका होता है। ये देखते हुए सेविस उससे कह रहा होता है तुम लकी हो, बहुत से लोग मेरे पहले हमले से बच नहीं सकते। तो रे उससे कहता है हालांकि तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी सेविस देखता है कि उसके चेहरे पे हल्का सा एक निशान है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट भी है तो भी तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। रे उससे कहता है तुम इतनी बातें क्यों करते हो? क्या तुम इस बार मुंह की बजाय हाथ नहीं चला सकते? क्या तुम सच में मुझसे जीत सकते हो? तो सेविस आगे बढ़ते हुए कह रहा होता ठीक है तुम्हारी किस्मत यहीं पर ही खत्म होती है। तभी रे काफी इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से सेविस थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। ये सब देखते हुए सभी लोग काफी हैरान होते हैं। डैन कहता है क्या रे ने अभी हमला किया? सेबेस्टियन को सबसे पहले चोट क्यों लगी? तो यान कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो इसे ठीक से देख भी नहीं सका। तो दूसरी तरफ गैरी मनियन कहता है रे आखिर तुमने ये सब कब सीखा? तुमने जैसे सेबेस्टियन के हमले को डॉज किया ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि सर के ने किया था। दूसरी तरफ सेवेस अपनी माना को एक्टिवेट करता है और कहता है तो चलो देखते हैं तुम इसके साथ कैसे बच सकते हो। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे। वैसे इसकी चैप्टर काफी ज्यादा स्लोली आ रही है तो इसीलिए इसकी वीडियो भी काफी ज्यादा लेट आ रही है। मुझे पता है कि तुम्हें ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो? इसी मंथ हमें 60 के पार करने हैं। इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।